Assalamu alaikum everyone. This is Bushra Askari giving you the lectures in the Learners Academy in the of personality psychology. Students, आज जो है हम बात करेंगे एरिक एरिक्सन की, और आज का जो लेक्चर है इट्स द 13th लेक्चर ऑफ द पर्सनालिटी साइकोलॉजी. एरिक एरिक्सन की सबसे पहले हम बायोलॉजिकल स्केच के बारे में बात करेंगे. Erik Erikson was born of Danish parents in Germany in 1902. ये डेनिश या डेनमार्क के पेरेंट्स थे जिनके यहाँ इसकी पैदाइश हुई. और एरिक एरिक्सन जो था उसकी फीलिंग ये थी कि वो उसके जो मदर और जो स्टेप फादर थे वो ज्यूश थे. इन स्कूल ही वॉज रेफर्ड टू एज अ ज्यू. So we can say even as a boy he was working on his concept of identity crisis. उसके जो फादर था वो भी ज्यू था, यहूदी था, उसके मदर भी. तो उसको आइडेंटिटी क्राइसिस जो था वो स्कूल में भी उसको उसका सामना करना पड़ा. 1927 में एक उसके लाइफ में टर्निंग पॉइंट आया where he was hired an artist, then as a teacher in family. And finally Anna Freud, if he would like to be trained as a child analyst. Anna Freud उसको मिली 1927 में और उसने एरिक्सन को कहा कि तुम चाइल्ड एनालिस्ट के तौर पे काम करो. एरिक्सन ने उसकी ऑफ़र कबूल कर ली. एरिक्सन जो काफ़ी इम्प्रेस था और 1964 में उसने किताब लिखी, उसका नाम इनसाइट एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी था. एरिक एरिक्सन का एक ये काम भी है कि उसने कांटेक्ट वो रहता था एंथ्रोपोलॉजिस्ट से, रूथ बेनेटिक एंड मार्गरेट मीड से, जो कि अपने ज़माने के बहुत मशहूर एंथ्रोपोलॉजिस्ट थे. एंथ्रोपोलॉजिस्ट वो होते हैं जो कि स्टडी ऑफ डिफरेंट कल्चर करते हैं, और उनमें जो इम्पोर्टेंट नाम है वो मार्गरेट मीड का भी है और रूथ बेनेटिक का भी है. और एरिक्सन ने उनके साथ कांटेक्ट किया और उनके साथ काम किया. सबसे पहले उसने अवेयर हो गया था वो पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के बारे में और पर्सनैलिटी थ्योरी के बारे में, और उसने बहुत सारी कंट्रीब्यूशन की साइकोलॉजी में. और उसकी जो मेजर थी इसकी कंट्रीब्यूशन वो थी कि वो हिस्टोरिकल फिगर्स की वो बायोग्राफी वगैरह भी लिखता था. He analyzed historical figures such as Adolf Hitler, Martin Luther and Mahatma Gandhi, and tried to study these historical figures through the great events of history. कुछ ऐसे फिगर्स जैसे हिटलर था और मार्टिन लूथर एंड महात्मा गांधी, इसने इनकी लाइफ को स्टडी किया और इनके बारे में इसने जो है वो काफ़ी रिसर्च वगैरह की. उसके अलावा एरिक्सन ने एक रिसर्च की जो कि 10 और 12 इयर्स के बॉयज़ एंड गर्ल्स के ऊपर थी जो कि कैलिफोर्निया में रहते थे. और उन बच्चों को उसने कहा कि वो कुछ ऐसी चीज़ें बनाएं या ऐसी फिगर्स बनाएं जो कि और अपनी इमेजिनेशन से उन ऐसे फिगर्स बनाएं जिसके बारे में उनकी पर्सनालिटी का पता लग सके. तो उसने ये देखा कि जो गर्ल्स थी उन्होंने तो ऐसे सीनरी वगैरह बनाई और पीसफुल सीन्स बनाए, स्टैटिक सीन्स बनाए, और जबकि बॉयज़ ने एनिमल और डेंजरस मैन के सीन्स बनाए. और इन्होंने बॉयज़ ने हाई वॉल्स, हाई टावर्स एंड कैनन्स के सीन बनाए. अच्छा, ये टेंडेंसी जो थी एरिक एरिक्सन को बहुत ज़्यादा उसने सरप्राइज़ किया, और उसके लिए इजी हो गया कि बायोलॉजी, उसका कहना यह था कि बायोलॉजी एक फैक्टर नहीं होता इंसान की पर्सनालिटी को डेवलपमेंट करने के लिए, सोशल फैक्टर भी इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. सो अकॉर्डिंग टू एरिक एरिक्सन द बायोलॉजिकल डिटरमिनेंट डिफरेंसेस ऑफ बिहेवियर बिटवीन द टू जेंडर्स can be better explained as a result of social and cultural expectations. मीन्स कि अगर आप बायोलॉजिकली जो जेंडर में फ़र्क है मेल में, फीमेल में या बॉय या गर्ल में,
वो सिर्फ बायोलॉजी की वजह से नहीं है, जैसे उनकी जिस्मानी साख्त की वजह से नहीं है, बल्कि जैसे वो रहते हैं दुनिया में, जैसे ज़िंदगी गुजारते हैं, और जो सोशल इन्वायरमेंट है और जो कल्चरल इन्वायरमेंट है, इसका भी काफ़ी सारा असर होता है कि मेल एंड फीमेल के जेंडर रोल्स को बनाने के लिए। और एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट उसने अपनी थ्योरी में कहा कि मेल्स जो हैं वो फीमेल से ज़्यादा बेहतर नहीं है, और ना फीमेल्स मेल से बेहतर हैं। द इम्पॉर्टेंट डिफरेंस बिटवीन मेल एंड फीमेल्स बोथ कॉम्प्लीमेंट ईच अदर, यानी कि वो मेल और फीमेल का जो रोल है वो आपस में इस तरह का है कि वो एक दूसरे को साथ देते हैं, वो एक दूसरे का यानी कि कॉम्प्लीमेंट करते हैं, और ऐसा नहीं है कि वो एक दूसरे का मुकाबले के लिए हों, मतलब ये कि वो एक दूसरे के हेल्पफुल होते हैं। तो एक ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट उसने बताया था। और इसके अलावा जैसे कि हमारे सोसाइटी में है कि मेल्स आर डोमिनेंट एंड फीमेल्स आर सबमिसिव, जबकि एरिक एरिक्सन का कहना था ऐसा नहीं है, मेल एंड फीमेल बोथ कॉम्प्लीमेंट ईच अदर, यानी कि वो दोनों एक साथ एक माशरे को बनाने में उनका जो है वो रोल होता है। अच्छा, अब हम इसके जो थ्योरी की डेवलपमेंट के बारे में बात करते हैं कि क्या इम्पोर्टेंट उसने काम किया है अपनी थ्योरी में। उसने ये कहा है कि सोशल फैक्टर ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है रादर देन सेक्सुअल रिलेशनशिप्स। जैसे कि फ्राइड की ज़्यादा जो थ्योरी की बेस थी वो सेक्सुअल ओरिएंटेशन की तरफ थी, मगर एरिक एरिक्सन की जो थ्योरी की बेस है वो सोशल है, विच नंबर 2 विच कवर्स द एंटायर स्पैन ऑफ एन लाइफ। और वो जो है उसकी थ्योरी वो पूरे इंसान की पूरी ज़िंदगी के लाइफ स्पैन को कवर करती है। द फोकस इज़ इन इंडिविजुअल सोशल रिलेशनशिप जो कि पीयर्स फ्रेंड्स पर डिपेंड करती है, और एंटायर लाइफ जो कि पैदा होने के बाद से रिटायरमेंट और आगे तक चलती है। अच्छा, कॉन्सेप्ट्स और थ्योरी में 4 कॉन्सेप्ट्स दिए हैं एरिक एरिक्सन ने: एनाटमी एंड डेस्टिनी, ईगो साइकोलॉजी, 8 स्टेजेस ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट एंड गोल्स ऑफ साइकोथेरेपी। अकॉर्डिंग टू एरिक एरिक्सन, नंबर 1 पे हम आते हैं एनाटमी एंड डेस्टिनी पर। एरिक एरिक्सन का कहना है कि बायोलॉजी और जेनेटिक्स एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है पर्सनालिटी को बनाने में, और इसके अलावा कल्चर भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। सोशल और कल्चर जो दोनों फैक्टर्स हैं वो डिटरमिन करते हैं डिफरेंसेस बिटवीन द टू सेक्सेस। तो हम ये कह सकते हैं कि सोशल और कल्चर दोनों इम्पॉर्टेंट हैं एक मेल और फीमेल के रोल्स को बनाने के लिए। एक नंबर 2 पर जो कॉन्सेप्ट इसका है वो है ईगो साइकोलॉजी। ईगो साइकोलॉजी के बारे में कहा है कि ईगो जो है वो अकॉर्डिंग टू द फ्राइड के मुताबिक इट इज़ इन कॉन्फ्लिक्ट विद द ईगो, वेयर एज अकॉर्डिंग टू एरिक एरिक्सन द ईगो इज़ इन द सर्विस ऑफ इट, बट इन द प्रोसेस ऑफ सर्विंग इट डेवलप्स इट्स ओन फंक्शन। ईगो जो है वो उसका अपना एक फंक्शन होता है, जबकि फ्राइड का कहना है कि ईगो बैलेंस मेंटेन करता है फॉर द जो आपस में कॉन्फ्लिक्ट होते हैं इड और सुपर ईगो के। फ्राइड का कहना है कि वो ईगो बैलेंस क्रिएट करता है, बट एरिक एरिक्सन का कहना है कि ईगो इज़ इन द सर्विस ऑफ इट, बट इट्स दिस प्रोसेस सर्विंग इट डेवलप्स इट्स ओन फंक्शंस। ईगो की जो जॉब है वो ऑर्गेनाइज करती है अपनी लाइफ को और इंश्योर कंटिन्यूस हार्मनी, और वो बैलेंस को लेकर चलती है विद वन फिजिकल एंड सोशल एनवायरनमेंट। सिंस एरिक्सन एरिक्सन ने काफ़ी जो है वो स्ट्रेस दिया है ईगो के बारे में, और इसलिए इसके थ्योरी का नाम है ईगो साइकोलॉजी। तो ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जिसमें हम ये कह सकते हैं कि जो एंटायर इसकी जो थ्योरी है उसको वो इस तरह डिस्क्राइब करता है कि हाउ द ईगो गेन्स और लूजेस स्ट्रेंथ इन द डेवलपमेंटल प्रोसेस। ईगो पर इसका बहुत ज़्यादा जोर है कि ईगो जो है वो
करता है, स्ट्रेंथ भी गेन करता है और पावर भी लूज़ करता है डेवलपमेंटल प्रोसेस में। अच्छा, एक जो एरिक एरिक्सन है उसने 8 डेवलपमेंटल स्टेजेस दिए हैं थ्रू विच ऑल इंडिविजुअल पास एंड व्हाट हैपेंस टू ईगो ड्यूरिंग ईच ऑफ दिस स्टेजेस इज़ इम्पॉर्टेंट। एरिक एरिक्सन ने 8 डेवलपमेंटल स्टेजेस बताए हैं जो कि सारी ज़िंदगी के ऊपर जो है वो ईगो की थ्योरी जो है वो बेस करती है। यानी कि जैसे फ्राइड की जो थ्योरी है वो तो सिर्फ चाइल्डहुड को इम्पोर्टेंस देती है और उस पर ज़्यादा वो फोकस करती है, जबकि एरिक एरिक्सन की जो थ्योरी ऑफ ईगो है वो पूरे लाइफ पर के लाइफ स्पैन पर वो फैली हुई है। अब हम आते हैं 8 स्टेजेस ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट की तरफ, जो नंबर 3 कॉन्सेप्ट है एरिक एरिक्सन का। एरिक एरिक्सन ने का ये कहना है कि वो इंडिविजुअल जो है वो 8 स्टेजेस और डेवलपमेंट के थ्रू अपनी लाइफ कंप्लीट करता है और जो इसका नाम है वो देता है एपिजेनेटिक प्रिंसिपल। और ये एक ऐसे प्रिंसिपल है कि जो जेनेटिकली डिटरमिन्ड है, यानी कि हमारे बायोलॉजी में है और इसको हम चेंज नहीं कर सकते हैं। ये जो एपिजेनेटिक प्रिंसिपल है इसके मुताबिक इन पॉजिटिव रेजोल्यूशन ऑफ द क्राइसिस वी सी अ हेल्दी इंडिविजुअल। एक हेल्दी इंडिविजुअल आपको नज़र आएगा with a strong ego which helps adaptation and adjustment to all situations। और जो नेगेटिव रेजोल्यूशन है हम ये देखेंगे कि जो इंडिविजुअल है वो मैल एडजस्टमेंट होता है अपनी लाइफ में। इन 8 स्टेज ऑफ डेवलपमेंट में जो क्राइसिस आते हैं उससे या तो पॉजिटिव रेजोल्यूशन हो सकती है या इंसान की नेगेटिव रेजोल्यूशन हो सकती है। एक और जो कॉन्सेप्ट है एरिक एरिक्सन का वो है आइडेंटिटी। आइडेंटिटी इज़ द सेंस ऑफ हु यू आर एंड वेयर यू आर गोइंग इन लाइफ। जो आइडेंटिटी है वो उसके बारे में एरिक एरिक्सन का कहना है कि वो इसके बारे में इंसान देखता है कि वो कौन है और अपनी ज़िंदगी में कहाँ जा रहा है, और वो चाइल्डहुड से स्टार्ट होकर एडल्टहुड के बिगनिंग तक जो है वो ये बेस करती है। आइडेंटिटी क्राइसिस में 5th स्टेज ऑफ डेवलपमेंट है जो कि एक इंडिविजुअल गेन करता है, या तो पॉजिटिव आइडेंटिटी गेन कर लेता है या नेगेटिव आइडेंटिटी गेन कर लेता है। पॉजिटिव आइडेंटिटी का जो पर्सन जिसके अंदर होती है वो फुली अवेयर होता है अपने गोल्स के बारे में और certainly not contrary to the goal of the society. All behavior of the children which are avoided. जो पॉजिटिव आइडेंटिटी का जो इंसान होता है वो अपने जो लाइफ के जो गोल्स हैं उनसे उनका फुली अवेयर होता है और वो सोसाइटी के हिसाब से चलता है। मगर नेगेटिव आइडेंटिटी का जो इंडिविजुअल होता है वो कॉन्ट्रेरी टू द गोल्स ऑफ सोसाइटी, यानी कि जो सोसाइटी के जो नॉर्म्स वगैरह हैं, जिस तरह उनको उठना है बैठना है, वो उसके ऑपोजिट चलता है या उसके ख़िलाफ़ होता है एक इंडिविजुअल। तो दिस इज़, अब हम आते हैं 8 स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट की तरफ जो कि एरिक एरिक्सन ने हमें बताए हैं। उनके नाम ये हैं। नंबर 1 बेसिक ट्रस्ट वर्सेस बेसिक मिसट्रस्ट फ्रॉम बर्थ टू 1 year। नंबर 2 ऑटोनॉमी वर्सेस शेम एंड डाउट फ्रॉम 1 to 3 years। नंबर 3 पर हम आते हैं इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट 4 to 5 years। नंबर 4 पर आते हैं इंडस्ट्री वर्सेस इन्फ्लुएंस 6 to 11 years। नंबर 5 पर आते हैं आइडेंटिटी वर्सेस रोल कन्फ्यूजन फ्रॉम 12 to 20 years। 6 इंटीमेटी वर्सेस आइसोलेशन फ्रॉम 20 to 24 years। 7 generativity versus stagnation from 25 to 65 years। Number 8 ego integrity versus despair 65 to death।
अभी 8 स्टेजेस दिए गए हैं एरिक्सन ने, और हमें ये वाले जो 8 स्टेजेस हैं इनको हमें याद करना है, और ये फिक्स्ड हैं, और किस तरह और कौन कौन सी एज पे कौन से स्टेज जो है वो फॉलो होता है, ये हम एज वाइज ये स्टेजेस को हम अच्छी तरह याद कर लें तो हमारे लिए आसानी होगी। नंबर 4 है गोल्स ऑफ साइकोथेरेपी। इसमें यह कि पेशेंट का ईगो जो है वो स्ट्रेंथन होगा, तो वो लाइफ की जो प्रॉब्लम्स हैं उनको अच्छी तरह सॉल्व कर सकता है। रिहेबिलिटेशन जो है वो ज़्यादा इफ़ेक्टिव होगी, यानी जो पेशेंट्स हैं उनको हम अच्छी तरह ट्रीट कर सकते हैं जब हम उनको एडवाइस ये करें कि वो अपने जो ईगो आइडेंटिटी का जो एलिमेंट है वो उसको स्ट्रेंथन करें, यानी कि अपने ईगो को मजबूत बनाएं। अब हम आते हैं इसकी एवेल्यूशन की तरफ। एरिक्सन की जो थ्योरी है उसका नाम है ईगो साइकोलॉजी, और इट इज़ अ साइकोसोशल थ्योरी। और नंबर 2 पे एरिक्सन ईगो जॉब टू ऑर्गेनाइज वंस लाइफ। ईगो की जो जॉब है वो अपनी लाइफ को एक जो है अच्छी एक ऑर्गेनाइज वे में गुजारना है, और कंटिन्यूस हार्मनी विद फिज़िकल एंड सोशल एनवायरनमेंट, और उसको फिज़िकल और सोशल एनवायरनमेंट के मुताबिक ज़िंदगी गुजारेगा तो वो उसकी एक इंसान की लाइफ अच्छी होगी। और ईगो को एरिक्सन ने कहा है कि उसको आज़ादी है, और वो ईगो जो है किसी की मतलब उसका ये काम नहीं है कि वो बैलेंस कर सके ईगो इड एंड सुपर ईगो में, जैसे कि फ्राइड ने कहा था। एरिक्सन की जो थ्योरी है उसमें ईगो की ज़्यादा डेवलपमेंट पर फोकस किया गया है। नंबर 3 एरिक्सन ने सोशल एक्सपीरियंस को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी है। नंबर 4 एरिक्सन अकॉर्डिंग टू एरिक्सन है हेल्दी पीपल सक्सेसफुली पास थ्रू द 8 स्टेजेस। जो हेल्दी पर्सन है वो 8 स्टेजेस से गुजर के उनकी लाइफ जो है वो अच्छी गुजरती है, जिसमें उनको होप, विल, कॉम्पिटेंस, फिडेलिटी, लव एंड केयर एंड विजडम जो है ना उनको एक्वायर्ड होता है अपनी लाइफ में। एरिक्सन नंबर 5 जो पॉइंट है उसमें के मुताबिक एरिक्सन रिलीजन इज़ समथिंग दैट पीपल नीड एंड ह्यूमन आर रिलीजन टू मेक इवेंट्स ऑफ देयर लाइफ मोर अंडरस्टैंडेबल एंड लेस थ्रेटनिंग। जो रिलीजन है अकॉर्डिंग टू एरिक्सन वो हमारी लाइफ को अच्छा बनाने के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अब हम इसकी एप्लीकेशन की तरफ आते हैं। His theory had made important contribution to the areas of psychotherapy, education, number 3 child rearing and development, number 4 one application of his theory is a study of major historical figure which is labeled as psychohistory। ये 4 जो एप्लीकेशंस इम्पॉर्टेंट हमें मिलती हैं एरिक्सन की थ्योरी में। एक तो वो साइकोथेरेपी पे उसने काम किया है, नंबर 2 एजुकेशन पे काम किया है, नंबर 3 चाइल्ड रेयरिंग पे काम किया है, यानी कि बच्चों की जो डेवलपमेंट है उस पर काम किया है, और नंबर 4 जो इसने अपनी थ्योरी जो इसकी जिसकी एप्लीकेशन है वो है हिस्टोरिकल फिगर्स को उसने स्टडी किया है, जिसका नाम उसने दिया है साइकोहिस्ट्री। और उसने जो डिफरेंट इम्पॉर्टेंट पर्सनालिटी की जो हिस्टोरिकल एनालिसिस की है उनमें इम्पॉर्टेंट नाम एडोल्फ हिटलर का है, मार्टिन लूथर का है और महात्मा गांधी का है। और उसने इनके फिगर्स को स्टडी किया है और उनकी जो लाइफ के जो इवेंट्स थे उनको स्टडी करके उनका एक तरह से एक बुक उसने लिखी थी जिसके बारे में ही वॉज वेरी मच इन्वॉल्व। तो दिस इज़ द एंड ऑफ द एरिक्सन theory and this also ends the lesson number 13. Thank you.